Good morning, students. You are welcome. Online classes for Urmila Devi PG College, रसार, बरौत, प्रयागराज। तो छात्रों, आज हम आपको BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज से रिलेटेड टॉपिक लीवर फ्लूक और फैसियोला हिपैटिका लिए हैं, जिनमें आपको जो लीवर फ्लूक हमने टॉपिक लिया उसमें आज हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने चल रहे हैं। प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे छात्रों। इसके पहले हम आपको पिछले क्लास में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में फैसियोला हिपैटिका टॉपिक में आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताए, जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट एंड शेप, साइज, कलर, बॉडी में कितने सकर्स पाए जाते हैं, ये सब बातें, ये सब पॉइंट हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। और अब आज के डेट में उसके बाद मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी हमने आपको बता दिए हैं। आज हम आपको नया जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका, जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स होता है प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र किस तरीके से होता है एनिमल के अंदर, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे वर्टिब्रेट्स एनिमल हो, तो दोनों में जो प्रजनन होते हैं वह किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका के बारे में थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं। द फैसियोला हिपैटिका इज hermaphrodite. Gonads are well developed and male and female genital duct open into the a common chamber, the genital atrium. The reproductive system of Fasciola hepatica is divided into two parts. That is, first part male reproductive system, second फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपका जो फैसियोला हिपैटिका में आपका हर्माफ्रोडाइटिक बॉडी होती है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स आर्गन होंगे। एक फैसियोला हिपैटिका की बॉडी में आपके मेल और फीमेल सेक्स आर्गन पाए जाएंगे, और इनमें जो गोनेड्स होता है वो आपका वेल मेंटेन होता है, मीन्स बिल्कुल परिपक्व तरीके से एकदम कंप्लीट होता है। और मेल और फीमेल जो आर्गन्स हैं इनमें आपके जनन छिद्र भी पाए जाते हैं, और वह भी आपके वेल मेंटेन हैं। और देखिए, मेन बात ये है, अब यहाँ पे जो फैसियोला हिपैटिका का जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, खंड युक्त नहीं होता है। और इसके बाद अभी आपको टीनिया सोलियम में हमने आपको बताया था, तो टीनिया सोलियम की बॉडी जो है सेगमेंटेड होती थी। वहाँ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप से होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे आपका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो गोनेड्स पाए जा रहे हैं वो बिल्कुल वेल मेंटेन हैं। और गोनेड्स इसलिए वेल मेंटेन है क्योंकि गोनेड्स को हम प्राइमरी सेक्स आर्गन के नाम से भी जानते हैं। बिना गोनेड्स का कोई भी प्रजनन संभव नहीं है, क्योंकि जो गोनेड्स होता है, गोनेड्स रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को एक्टिव करता है।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, जो प्रजनन अंग है उनको वह एक्साइटेड करता है, एक्टिव करता है। अगर ये गोनेड्स बॉडी में अगर नहीं पाए जाएंगे तो वह रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बिना गोनेड्स का कोई भी रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है, चाहे वह आपके इनवर्टिब्रेट्स पेपर हो और चाहे वर्टिब्रेट्स पेपर हो। तो छात्रों, जो हम आपको बता रहे हैं ये गोनेड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको नोट करके अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब हम फर्स्ट पेपर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम नर जो है जनन तंत्र के नाम से जानते हैं कि नर जनन तंत्र में कुल कितने पार्ट्स हो सकते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट टेस्टिस, सेकंड पार्ट वासा डिफरेंटिया और थर्ड पार्ट जो है सीरास सैक। तो अब यहाँ पे जो टेस्टिस है, अब टेस्टिस को हम बताने चल रहे हैं। टेस्टिस मीन्स होता है वृषण। तो वृषण से आप जानते हैं कि बिना टेस्टिस का कोई भी स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि टेस्टिस जो वृषण होता है वो आपके सिंगल होते हैं और वृषण के द्वारा जो है वह स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी को एक्टिव करते हैं। छात्रों, अब यहाँ हार्मोन्स की बात आ गई। अभी वर्टिब्रेट्स पेपर होता तो वहाँ पे हार्मोन्स एकदम क्लियर रहते, मेल फीमेल हार्मोन्स अलग अलग। यहाँ पे एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, इसलिए हम यहाँ पे जो टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है जो टेस्टिस और वृषण को एक्टिव करता है और वृषण को एक्टिव करने के बाद वह स्पर्म का फॉर्मेशन बराबर करना शुरू करते हैं और जब स्पर्म बन जाते हैं तो वह वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल्स सीरास सैक में प्रवेश करने लगते हैं। तो हम अब आपको जो टेस्टिस है उसका जो डेफिनेशन बता देते हैं। ए पेयर ऑफ हाईली लोब tubular testis lies in arrangement occupying a large space in the middle and posterior region of body। तो यहाँ पे जो टेस्टिस है वो पेयर में है, राइट एंड लेफ्ट जो टेस्टिस होते हैं और ये मेनली जहाँ पे व्यवस्थित है वो है आपका पोस्टीरियर और मिडिल रीजन, मतलब मध्य में या पश्चिम भाग में आपके पेयर्स वृषण जो है व्यवस्थित होते हैं और वो व्यवस्थित होंगे तो आपके लार्ज पार्ट्स में आपके राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स में जो है वृषण जो है व्यवस्थित होते हैं और इस वृषण का जो वर्क है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। Anterior and posterior testes are morphologically the left and right testis respectively। तो anterior और posterior रीजन जो आपका अग्र और पश्च भाग होता है वो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से आपके राइट और लेफ्ट साइड में वो व्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इपिथेलियम लाइनिंग द टेस्टिस गिव राइज टू स्पर्म। जो टेस्टिस में इपिथेलियम लाइनिंग होती है वह क्या करता है कि वो स्पर्म को जो है प्रारंभ करता है, स्पर्म को जो है उत्पन्न करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेस्टिस में जो एनिमल्स लीवर फ्लूक के बॉडी में जो टेस्टिस पाए जा रहे हैं वह आपके पेयर में होते हैं और यह जो जोड़ा होता है वो आपके दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड में अरेंज होते हैं और जब टेस्टिस अरेंज हो गया तो वो स्पर्म का निर्माण करता है। छात्रों, नेक्स्ट पॉइंट है वासा डिफरेंटिया एंड सेमिनल वेसिकल। तो वासा डिफरेंशिया मीन्स होता है शुक्राशय शुक्रवाहिकाएं एंड सेमिनल वेसिकल्स मीन्स होता है
शुक्राशय जहाँ पे आपका स्पर्म स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है वह वासा डिफरेंटिया में जाता है। टेस्टिस से वह निर्माण किया स्पर्म का और वह स्पर्म जो है वासा डिफरेंटिया में चला जाता है। वासा डिफरेंटिया मतलब होता है शुक्र वाहिकाएं या शुक्र नलिकाएं। जब बनता है तो वो धीरे धीरे अपना स्पर्म जो है ट्यूब में छोड़ता जाता है, शुक्राशय में शुक्र वाहिकाओं में छोड़ता जाता है और उसके बाद वह कुछ समय के बाद सेमिनल वेसिकल्स में वो स्टोर्ड होता है। इसलिए हमने आपको वासा डिफरेंटिया एंड सेमिनल वेसिकल एक साथ ले लिया कि जैसे ही वृषण से स्पर्म आएगा वह वासा डिफरेंटिया में चला जाएगा और वासा डिफरेंटिया से जो है सेमिनल वेसिकल्स में और सेमिनल वेसिकल्स में जाकर के वह कुछ देर रुकेगा और फिर वास डिफरेंस को देता हुआ फिर वो सिराज सैक आर पेनिस को दे देगा और इसके बाद वह सिराज सैक में जो है आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है जिसे हम स्खलन डक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं, लीडिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस इज ए नैरो सिलेंडर स्पर्म डक्ट आर वास डिफरेंस। तो अब जो है वास टेस्टिस के बाद जो लीड करता है, जो आता है, वो है टेस्टिस इज ए नैरो सिलेंडर स्पर्म डक्ट। टेस्टिस से जुड़ा एक आपका जो है नैरो ट्यूब होता है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। एक सकरा पतला जो है नलिकाएं होती हैं और उसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, मीन्स जिससे स्पर्म होकर के जाता है। आर वास डिफरेंस, उसको हम वास डिफरेंस कहेंगे। द टू वासा डिफरेंटिया रन साइड बाय साइड एंटीरियरली अप टू द लेवल ऑफ एसिटाबुलम। इसमें जो आपके दो वासा डिफरेंटिया हैं वो रनिंग करते हैं एंटीरियर पार्ट में एसिटाबुलम की तरफ। जो एसिटाबुलम सकस होता है छात्रों, अभी इसमें लीवर फ्लूइड की बॉडी में दो सकस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में जो ओरल सकस होता है और पोस्टीरियर में एसिटाबुलम सकस होते हैं, जो कि आपके पोस्टीरियर और मिडिल रीजन में ये सारे पार्ट अरेंज हैं। तो अब यहाँ पे जो वासा डिफरेंटिया है वो रनिंग कर रहा है साइड बाय साइड ऑफ एंटीरियरली अप टू द लेवल ऑफ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के एंटीरियर साइड में वह रनिंग कर रहा है। Where they become united and form a large pear-shaped seminal vesicle for storage of sperm। तो सेमिनल वेसिकल्स का जो शेप है वह नाशपाती के आकार का है, जिसे हम इंग्लिश में पियर शेप्ड कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल का जो आकार है वो नाशपाती के आकार का है और सेमिनल वेसिकल्स में आपका स्पर्म जो है इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिराज सैक। अब वासा डिफरेंटिया और सेमिनल वेसिकल्स जब स्पर्म वासा डिफरेंटिया में गया और सेमिनल वेसिकल्स में जाकर के इकट्ठा हुआ, तो जब इकट्ठा होने के बाद वह रिप्रोडक्शन का जैसे ही टाइमिंग आता है वैसे वो सिराज सैक आर पेनिस, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह कपुलेटरी आर्गन है जिससे वह फर्टिलाइज करता है। तो अब यहाँ पे सिराज सैक एंटीरियरली फ्रॉम सेमिनल वेसिकल arises a narrow and somewhat twisted tube, the ejaculatory duct, which extend forward and enter a stout muscular and irreversible copulatory organ, the penis or सिराज। तो यह सिराज सैक एंटीरियर फॉर सेमिनल वेसिकल्स के एंटीरियर पार्ट पे जो है आपका एराइजिस मतलब ओपनिंग होता है, एक नैरो एंड समव्हाट ट्विस्टेड, एक पतला जो है ट्यूब होता है जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स के एंटीरियर पार्ट पे
आपका बिगिनिंग प्रारंभ होता है इजैकुलेटरी डक्ट। जो नैरो ट्यूब होता है, इजैकुलेटरी डक्ट मीन्स होता है स्खलन ट्यूब, जिससे आपके जो स्पर्म है मीन्स वीर्य है कैसे स्खलन होंगे, तो उसके लिए भी आपके इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं। विच एक्सटेंड फॉरवर्ड इंटर स्टाउट मस्कुलर एंड रिवर्सिबल कपलेटरी आर्गन। वो आपका जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, जो स्खलन नलिकाएं होती हैं, वो आपके फॉरवर्ड करते हैं सीरास सैक या कपलेटरी आर्गन, जिसे हम कपलेटरी आर्गन्स कहते हैं। मीन्स रिप्रोडक्शन वाले जो अंग है मेल का, उसमें वह ट्रांसफर्ड करता है कौन, इजैकुलेटरी डक्ट। इट एक्सटेंड अप टू द कॉमन जीनाइटल एट्रियम इनटू व्हिच इट ओपन बाय द मेल जीनाइटल एपर्चर। और जैसे ही स्पर्म मिल जाता है और वे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं कॉमन जीनाइटल एट्रियम। कॉमन जीनाइटल एट्रियम एक सामान्य जनन गुहा में वह छोड़ते हैं, ओपन बाय द मेल जीनाइटल एपर्चर। और वहाँ पे जब छोड़ दिए तो धीरे धीरे वह मेल जीनाइटल एपर्चर और मेल जीनाइटल पोर में आकर के गिर जाते हैं, और फिर वो एक तरीके से फीमेल आर्गन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूमरस यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड एंड ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे जो आपके कुछ आपके एक कोष की प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है सराउंडिंग किए हैं इजैकुलेटरी डक्ट को। कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपके या असंख्य कह सकते हैं न्यूमरस यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड एंड ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। वो एक तरीके से आपका जो है इजैकुलेटरी डक्ट को जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स घेरे हुए हैं। देयर एल्केलाइन सिक्रीशन हेल्प इन द फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कपुलेशन। और उसमें से जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वहाँ पे कुछ क्षारीय जो है मटेरियल जो है सिक्रीट होते हैं, और वह जो है एक तरीके से स्पर्म के गति करने में सहायता प्रदान करते हैं, और वह कपुलेशन आसानी से कर लेता है। सीरास प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेस्किल आर इनक्लोज्ड इन ए सीरास पाउच और सीरास सैक। तो छात्रों, सीरास जो होता है वह प्रोस्टेट सीरास सैक में प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कुछ सेमिनल वेस्किल्स जो है उसके पाउच में जो है क्लोज हो जाते हैं, और एक तरीके से अगर ये क्लोज रहते हैं तो उस समय एनिमल्स में जो स्पर्म है वो क्षारीय माध्यम में हो करके वह एक्साइटेड हो करके आपके जो है फीमेल्स आर्गन में जाने का पूरा प्रयास करता है, उसको एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद वह एक तरीके से जो है कि कपलेटिंग करता है। कपलेटिंग करने के बाद एक जो है नया लीवर फ्लूइड को उत्पन्न करता है। तो छात्रों, ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली हमारे जो 3 पार्ट थे आपके टेस्टिस, वासा एफरेंटिया, वास डिफरेंस, सीरास सैक। इन्हें हमने बताया कि आपको जो टेस्टिस का वर्क है वह स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, और स्पर्म का जब बन जाता है तो वह वासा एफरेंटिया में ट्रांसफ़र करता है, और वासा एफरेंटिया जो है सेमिनल वेस्किल्स को देता है, और सेमिनल वेस्किल्स में स्पर्म जो है स्टोर्ड होता है। और इसके बाद वह टाइम टू टाइम आपके लास्ट पार्ट है सीरास सैक, जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट होता है, जिसको हम स्खलन नलिका कहते हैं। तो उसमें जो है वो सेमिनल वेस्किल्स टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र करता रहता है, और स्खलन नलिका से होकर के वह सीरास सैक या पेनिस जो मेल का कपलेटरी आर्गन है उसमें वह ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर वो सीरास सैक और पेनिस
को जो शिराशयक है उसको सराउंडिंग किए हैं। कुछ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं जिससे जो कि वह स्पर्म के को जो है क्षारीय माध्यम में कर देता है और क्षारीय माध्यम में करने के बाद वह एक्साइटेड होकर के फीमेल कॉपुलेटरी आर्गन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो छात्रों अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम आपको फैसियोला हिपैटिका में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पा रहे हैं तो उसमें दो पार्ट पाए गए थे, मेल एंड फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने राइट किए हुए हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट ओवरी, सेकंड ओविडक्ट, थर्ड यूट्रस, फोर्थ विटिलाइन ग्लैंड्स, फिफ्थ मेहलिस ग्लैंड्स और सेल ग्लैंड्स और सिक्स लाउरर कैनाल्स पाए जाते हैं। इसमें टोटल आपके 6 पार्ट दिखाए गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि पहला पार्ट ओवरी। ओवरी आपको अंडाशय, अंडा, ओविडक्ट जो है कि अंडे ले जाने वाले ट्यूब, यूट्रस आपका गर्भाशय, विटेलाइन ग्लैंड्स आपके जो योग मटेरियल को सिक्रीशन करते हैं, मेहलिस ग्लैंड्स और सेल ग्लैंड्स फिफ्थ, और सिक्स्थ है लाउरर कैनाल्स। तो मेहलिस ग्लैंड जो होता है वो एक्स में सेल का निर्माण करता है, जो एक्स के आउटर पार्ट पे जो है ढके होते हैं उसी का निर्माण मेहलिस ग्लैंड्स करता है। तो फर्स्ट पार्ट जो ओवरी है, अभी मेल रिप्रोडक्टिव की तरह जो टेस्टिस की जगह पे ओवरी हो रहे हैं। तो ओवरी इज सिंगल ट्यूब्यूलर एंड हाईली ब्रांचेड सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी इन फ्रंट ऑफ टेस्टिस। तो ओवरी जो होता है जस्ट राइट साइड ऑफ बॉडी फ्रंट द टेस्टिस, राइट साइड जो बॉडी है टेस्टिस का उस पे जाके आपका सिंगल जो ओवरी है वो अरेंज होता है, जिनका शेप आपका एक ट्यूब के आकार का, और उसमें आपके हाईली ब्रांचेस पाए जाते हैं। और यह बॉडी का एंटीरियर पार्ट का 1/3 जो पार्ट होता है, आधे से अधिक जो भाग है उसमें जाके अंडा से जो है अरेंज होते हैं। और यह जो ओवरी है अंडा से जो है अंडे जो है निकलते हैं और वे अंडे जाके ओविडक्ट में पहुंचते हैं। तो अभी आपने वृषण से स्पर्म का फॉर्मेशन कराया, अब यहाँ पे ओवरी से आपका ओवा का फॉर्मेशन होता है और ओवा जो सेकंड पार्ट ओविडक्ट में ट्रांसफर्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो ओवा है, जो ओवरी है वो सिंगल होता है और यह बॉडी के 1/3 भाग में 1/3 भाग में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओविडक्ट, ऑल द ब्रांचेस ऑफ ओवरी ओपन इनटू द शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। तो जो ऑल ब्रांचेस मतलब जितने भी ब्रांच ओवरी के हैं वह खुलता है शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब, वह एक छोटे सकरे ट्यूब में खुलता है जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। शॉर्ट नैरो ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट। द ओविडक्ट ट्रेवल डाउन ऑब्लिक्यूली एंड ओपन इनटू द मीडियन विटेलाइन डक्ट। ओविडक्ट जब ट्रेवल डाउन मतलब जैसे ही वह अपने यात्रा को जो है अंडा जो ओवल ले करके जैसे ही वह रनिंग करता है ओपन इनटू द मीडियन विटेलाइन डक्ट, वह मीडियन विटेलाइन डक्ट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूट्रस, गर्भाशय। अब आप जानते हैं कि जो यूट्रस पार्ट है इसमें जो मेनली आपकी फर्टिलाइज्ड एग्स
यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं और स्टोर्ड होने के बाद वह अपना वर्क करता है। फिर वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, कैप्सूल बनाते हैं और उसके बाद एक नया जो है जाति का निर्माण करते हैं। तो यूट्रस फ्रॉम द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटेलाइन डक्ट। यूट्रस जो है जहाँ पे आपका जंक्शन होता है, जहाँ पे आपका ओविडक्ट और विटेलाइन ग्लैंड्स जहाँ पे टोटल पाए जाते हैं, वहाँ पे ये आपका यूट्रस पार्ट जो है अरेंज होता है। मीडियन विटेलाइन डक्ट एराइजेज ए वाइड कन्वोल्यूटेड यूट्रस। वह मीडियन विटेलाइन पे एक आपका चौड़ा जो गर्भाशय बनाता है, हैविंग फर्टिलाइज सेल एक्स, और उसमें आपके फर्टिलाइज एग सेल्स जो है बन जाते हैं। और कैप्सूल यूट्रस रन फॉरवर्ड टू ओपन इनटू द जीनाइटल एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड बाय फीमेल जीनाइटल कोर। और यह यूट्रस जो है रनिंग करते हुए वह फीमेल जीनाइटल एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फीमेल जीनाइटल कोर, यह फीमेल जीनाइटल एट्रियम पे जो आपके फीमेल जीनाइटल कोर होते हैं उसमें ये आपका जो है वहाँ पे अरेंज हो जाता है, उसमें छोड़ देता है। आपको जो यूट्रस पार्ट्स है, यूट्रस में हमने आपको बताया कि ये यहाँ पे फर्टिलाइज एग्स जो है जाकर के रुकते हैं और वहाँ पे वो कैप्सूल का निर्माण कर देते हैं। और कैप्सूल बनने के बाद वह आपके जो जीनाइटल पोर होता है वहाँ पे ला करके खड़ा कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है विटेलाइन ग्लैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एंड टू द अदर, दे आर द योक ग्लैंड्स। तो विटेलाइन जो ग्लैंड्स हैं वह एक साइड में, बॉडी के एक साइड में या एंड टू अदर दे आर द योक ग्लैंड्स। तो विटेलाइन ग्लैंड्स के एक तरफ आपके योक ग्लैंड्स होते हैं। विटेलाइन ग्लैंड्स आर विटिलेरिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरस माइन्यूट वेसिकल और फॉलिकल्स। जो योक मटेरियल हैं, जो विटेलाइन ग्लैंड्स हैं, ये मुख्यतः आपके फॉलिकल सेल्स का निर्माण करते हैं। और फॉलिकल सेल्स जो होता है वो आपके फीमेल आर्गन्स में मेन पाए जाते हैं। और ये आर्गन्स जो होते हैं, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो एक तरीके से फीमेल आर्गन्स को एक्टिव करता है और ये जो है उसके जो पार्ट्स हैं उसको एक्टिव करता है। द योक ग्लैंड्स प्रोड्यूस एल्बुमिनस योक एंड सेल्स मटेरियल फॉर द एग्स। जो योक ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करता है एल्बुमिनस योक एंड सेल मटेरियल for the eggs. A fine duct arises from each follicle or yolk glands, and after uniting with similar duct from the other follicles open into the lateral longitudinal vitelline duct. तो यहाँ पे जो विटेलाइन डक्ट है इसमें आपके फाइन जो डक्ट भी एराइज हो रहे हैं और एक तरीके से फॉलिकल सेल्स और योक ग्लैंड है वो आपके सिमिलर डक्ट को जो है एक्टिव कर रहे हैं और उसमें लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट भी है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विटेलाइन ग्लैंड्स में आपकी जो अंडे होते हैं उसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, योक और एल्बुमिन पार्ट्स। अब आप समझ लीजिए कि जो योक मटेरियल है वह अंडे का जो है हाफ पार्ट्स कर सकते हैं और हाफ पार्ट्स में आपके एल्बुमिन मटेरियल हैं। तो जो योक मटेरियल है वो आपका जो है फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव करता है, क्योंकि अंडे में अगर योक मटेरियल नहीं रहेगा, योक आपका एक पीला मटेरियल होता है जो सिक्रीशन करता है अंडे में, और यही पीला वाला जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ है, वो एक तरीके से
जो है कि एक्टिव करता है फर्टिलाइज करने के लिए, और दूसरा जो आपका एल्बुमिन मटेरियल्स होता है वह एल्बुमिन मटेरियल में आपका जो है वो एक तरीके से एक्स पार्ट को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि अंडे में जो योक और एल्बुमिन मटेरियल होता है, तो योक मटेरियल हमेशा आपके फैट्स का निर्माण करता है, और योक जो है हमेशा आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जो है देते रहते हैं। एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि एक्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम एनिमल्स जो पढ़ रहे हैं आपका इन्वर्टिब्रेट्स पेपर में, यहाँ पे जो है वैसे तो अगर बर्ड्स वगैरह देखा जाए कि बर्ड्स के जो एग्स होते हैं तो उसमें जो योक मटेरियल का अमाउंट होता है कुछ ज़्यादा होता है, जो कि इसको यूज़ एनिमल्स करते हैं और वो एक तरीके से खाने के रूप में करते हैं। तो वहाँ जो योक मटेरियल है, तो योक मटेरियल हमेशा बॉडी को स्ट्रांग करते हैं, जैसे फैट्स और कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं, और जो आपके वाइट मटेरियल्स होते हैं वो एक तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे अंडे में जो यहाँ पे सेल बन रहा है, कवच है, और अंडे में मुख्यतः आपके 3 लेयर होते हैं, एमनियन, कोरियन और ये आपका जो है विटिलाइन्स ग्लैंड्स। तो एमनियन और कोरियन जो होते हैं वो एक तरीके से एक्स पार्ट को सुरक्षा देने का काम करते हैं, और इसी तरीके से जो आपके कोरियन है उसके अंदर है, क्योंकि एक्स जो होता है मेनली उसमें आपके न्यूक्लियस भी होते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज करने के लिए का वर्क करता है, और फर्टिलाइज के साथ साथ वो एक तरीके से यहाँ पे जो आपके विटिलाइन्स ग्लैंड्स हैं, विटिलाइन ग्लैंड्स, ये आपका इसको हम फॉलिकल सेल्स भी कर सकते हैं। एक तरीके से फीमेल आर्गन के अंदर ये पाए जाते हैं, और ये जो पॉइंट हमने आपको बताया विटिलाइन ग्लैंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट जो है पॉपुलेशन के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। और इस पार्ट्स में आपके जो सेल्स हैं, जो एक्स पे सेल कवच पाए जा रहे हैं, वो आपको एक तरीके से अंडे पे जो कवच होता है अदर बर्ड्स वगैरह में वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, यहाँ पे आपका वो भी आपका जो कवच बनाए हैं। और एक तरीके से सिमिलर डक्ट फ्रॉम द अदर फॉलिकल्स ओपन इन द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटिलाइन ग्लैंड्स, और ये आपके लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटिलाइन ग्लैंड्स भी बनाने का कार्य कर रहे हैं। और हमने आपको यहाँ पे यूट्रस पार्ट बताया, तो यूट्रस पार्ट में क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, और उसमें जो रनिंग होता है वो जेनाइटल पोर की तरफ होते हैं, फीमेल जेनाइटल पोर, क्योंकि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मेहलिस ग्लैंड्स। अब में मास ऑफ न्यूमरस यूनिसेलुलर सेल्स are Mehlis glands is found situated around the junction of median vitelline duct, oviduct and uterus। तो मेहलिस ग्लैंड जो होता है ये मुख्यतः विटेलाइन ग्लैंड्स और ओविडक्ट एंड यूट्रस पार्ट को सराउंडिंग किया रहता है, और सराउंडिंग के साथ साथ जो है एक तरीके से यह सपोर्ट करता है इन सब ग्लैंड्स का। और ये आपके न्यूमरस यूनिसेलुलर सेल होते हैं, एक कोशिकीय कवच होते हैं, या इनको हम मेहलिस ग्लैंड्स का नाम भी दे सकते हैं। और ये फाउंड सिचुएटेड अराउंड द जंक्शन ऑफ मीडियन, यह पूरे मीडियन विटेलाइन का एक जंक्शन है, एक केंद्र है जहाँ पे ओविडक्ट एंड यूट्रस और विटेलाइन डक्ट होते हैं जो कि कवरिंग किया रहता है। अब अगर देखा जाए तो मेहलिस ग्लैंड्स आपके एक इस तरीके से ऊ टाइप जो बनते हैं यहाँ से आपके इस तरीके से, और ये आपका यहीं पे मेहलिस ग्लैंड्स का जो कवच होते हैं इस टाइप से बने होते हैं फीमेल में, और ये जो है आपके सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जंक्शन है, तो ये आपका जंक्शन कहलाया, जंक्शन। और यहीं पे आपका ये ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट,
और उसके बाद ये आपका मेहलिस ग्लैंड्स। तो ये तरीका जो है अंडे के ऊपर जो आपके मेहलिस ग्लैंड्स है या यूनिसेलुलर सेल्स हैं जो कि सराउंडिंग किए हैं जंक्शन ऑफ मीडियन विटेलाइन डक्ट, ओविडक्ट एंड यूट्रस पार्ट को, और इसी में आपके जो यूट्रस पार्ट है वहाँ पे इसी से आपका निकलता है इस तरीके से। यहाँ पे ये आपका ये यूट्रस पार्ट हो गया, यूट्रस पार्ट पे जाकर के पूरा कवरिंग करते हैं। तो ये तो रहा आपके मेहलिस ग्लैंड की बात, की मेहलिस ग्लैंड जो होता है जंक्शन ऑफ विटेलाइन ग्लैंड, ओविडक्ट एंड यूट्रस पार्ट को सराउंडिंग करता है, और यही मेहलिस ग्लैंड जो है आपके अंडे पे कवच बनाने का काम करता है। छात्रों, अंडे पे आपका जो कवच होता है जिससे अंडे की सुरक्षा होती है, तो एक तरीके से है अंडे की सुरक्षा करने के लिए पाया जाता है, ताकि अंडे के ऊपर कोई अदर्स एनिमल्स अटैक न कर सके और ये अपना रिप्रोडक्शन में बराबर वर्क करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आप, और इसमें एक लाइन और है, द सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड्स, द पैसेज ऑफ एग्स इन यूट्रस इज प्रोबेबली also harden the egg cell and एक्टिव जो है स्पर्मेटोजोआ। तो मेहलिस ग्लैंड हमेशा आपका सिक्रीशन करता है एक्स का, जो हमेशा पैसेज ऑफ एक्स है। तो मेहलिस ग्लैंड हमेशा आपके एक्स के पैसेज का सिक्रीशन करता है, और उसमें जो हार्डेंस पार्ट है एग सेल, तो अंडे में जो हार्ड पार्ट्स का है उसका सिक्रीशन मेहलिस ग्लैंड्स करता है, और वह स्पर्मेटोजोआ को एक्टिव भी करता है। वे सेल जो है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म जहाँ पे बनते हैं उसका एक पार्ट है, स्पर्मेटोजोआ का जो कवर है वहाँ पर भी मेहलिस ग्लैंड जो है एक्टिव होता है, जिससे वो टेस्टिस में जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो वो अच्छे ढंग से होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाउरर कैनाल, लास्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लाउरर कैनाल। तो लाउरर कैनाल्स में जो आपका है ये मेनली आपके लीवर फ्लूक में ही पाए जाते हैं, न कि टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में आपके लाउरर कैनाल्स नहीं पाए जाते हैं। छात्रों, यहाँ पे लाउरर कैनाल्स केवल आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका में पाए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ए टेम्पोररी ओपन बाय डेवलप ऑन द डार्सल साइड, डार्सल बॉडी सरफेस। तो ये लाउरर कैनाल एक तरीके से ब्रीडिंग सीजन के लिए टेम्पोररी डेवलपिंग होता है। ब्रीडिंग सीजन मीन्स होता है कि वह जब नया लीवर फ्लूक को प्रजनन करता है उसका जो समय आता है वही है आपका ब्रीडिंग सीजन, जो पैदा करने का जो समय है, सीजन है। तो वह क्या करता है कि डार्सल बॉडी सरफेस को डेवलपिंग करके वहीं पे अरेंज होता है लाउरर कैनाल। इट एराइजेस फ्रॉम द ओविडक्ट, it arises from the oviduct and acts as a vagina and is known as laural canal। तो ये आपका प्रारंभ होता है ओविडक्ट एंड एक्ट एज वेजाइना एंड नोन एज लाउरल कैनाल। मतलब ओविडक्ट जो हमने आपको दिखाया कि ओविडक्ट पे ही आपके लाउरल कैनाल, जहाँ पे अंडे को ले जाने का जो रास्ता होता है उसी पे लाउरल कैनाल जो है जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के साथ साथ वहीं पे आपका एक पैतली जो ट्यूब होती है वेजाइना, जो कि वेजाइना आपका फीमेल कपलेटरी ऑर्गन्स है। तो वेजाइना, द वेजाइना is the liver fluke is the narrow tube is called vagina। वेजाइना एक पतली ट्यूब होती है और जिसमें आपके लाउरल कैनाल्स भी पाए जाते हैं, जो कवरिंग किए हैं कि जो प्रजनन के समय
जो है ये आपका टेम्प्रोरी परमानेंट टेम्प्रोरी जो है लाउरल कैनाल का निर्माण करते हैं। और लाउरल कैनाल के साथ साथ इसमें जो आपके मेहलिस ग्लैंड्स हैं ये कवरिंग किए हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था लीवर फ्लूक का, ये आपका जो है टीनियल सोलियम के जैसा ही था। अब फर्क ये है कि टीनियल सोलियम में आपके लाउरल कैनाल नहीं थे, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लाउरल कैनाल पाए गए थे छात्रों। इस तरीके से हमने आपको लीवर फ्लूक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया, आपको समझ में भी आया। आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दो सिस्टम थे जिसमें दोनों को मिला करके आपके निम्नलिखित पार्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको अब लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका लेके आ रहे हैं। तो छात्रों, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। अभी तक हमने आपको फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका को पढ़ाया। अब हम आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका, तो जो लाइफ साइकिल जीवन चक्र लीवर फ्लूक का कैसे होता है। तो द फैसियोला हिपैटिका इज hermaphrodite and life cycle completed in the two host। तो लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज completed into two host, that is first host of the sheep, primary host sheep, और सेकेंडरी होस्ट स्नेल। तो लीवर फ्लूक का जो जीवन चक्र है वह डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है? डाइजेनेटिक मीन्स होता है द्विपोषदीय। दो पोषद में इनका जीवन चक्र पूरा होता है, कंप्लीट। दैट इज डाइजेनेटिक इज द टू होस्ट ऑफ द लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक में दो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट सीप एंड सेकेंडरी होस्ट स्नेल। Next, the primary host hepatica in sheep or cattle, a diagenetic trematode, while the secondary or intermediate host is the snail of the genus of the Limnia। लिमनिया जो आपका जीनस है वो है लिमनिया। लिमनिया जीनस पे आपका जो स्नेल है उसका जो जाति है उस पे जाके वो अटैक करता है छात्रों। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट की बात किया कि दोनों को मिला करके इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ sheep liver is complicated by the introduction of a number of the larval forms। तो लीवर फ्लूक में लार्वल फॉर्म्स भी होते हैं जो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट होते हैं। तो छात्रों, अब हम लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। दैट इज फर्स्ट पार्ट कपुलेशन, सेकेंड पार्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड पार्ट कैप्सूल फॉर्मेशन, फोर्थ पार्ट कैप्सूल एंड फोर पार्ट्स होते हैं कैप्सूल। तो इसमें लाइफ साइकिल जो फैसियोला हिपैटिका का है इसके निर्माण करने में आपके दो पोषक और उनके साथ साथ जो इनमें 4 पॉइंट अलग से हमने आपको दिखाया है, ये 4 पॉइंट्स में आपको जो पहला पॉइंट है कपुलेशन। कपुलेशन मीन्स होता है कि एनिमल्स पेयर बना करके, जोड़े बना करके
वह स्पर्म और ओवा को कैसे स्खलन करते हैं और तब जाके कैसे फर्टिलाइज होता है। तो कपुलेशन ऑफ फैसियोला हिपैटिका अकर इन द बाइल डक्ट ऑफ सीप। तो सीप के बॉडी के अंदर जो बाइल पैसेज है छात्रों, बाइल पैसेज में जाकर के यह फैसियोला हिपैटिका अपना कपुलेशन करता है। कपुलेशन इज म्यूचुअल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज जनरल रूल। तो यह एक तरीके से समझौता या समानता करके ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, यह इनका एक सामान्य नियम है। सम टाइम सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आल्सो, कुछ समय बाद वह अपना स्व फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। ड्यूरिंग कपुलेशन सीरास ऑफ वन इंडिविजुअल इज इंजर्टेड इन द ओपनिंग ऑफ लाउरर कैनाल। तो यहाँ पे जो कपुलेशन होता है उसमें सिंगल आपके पेनिस आर सीरास जो है इंजर्ड होकर के इंजर्टेड करके वह जो है लाउरर कैनाल में जाकर के ओपन होता है। ऑफ द आउटर इंडिविजुअल अकेले सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड परहैप्स आल्सो द मेलिस ग्लैंड कीप द स्पर्म एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन। तो छात्रों सिक्रीशन करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड परहैप्स शायद कुछ आपके मेलिस ग्लैंड्स जो पाए गए हैं वो एक तरीके से स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव करते हैं। तो छात्रों जो हमारा कपुलेशन है, जो फर्टिलाइजेशन है लीवर फ्लूइड का, जो कपुलेशन है, कपुलेशन तभी करता है जब उनमें आपका एक पेनिस और दूसरा लाउरर कैनाल होता है। यहाँ वेजाइना से बहुत खास मतलब नहीं है, वेजाइना का पूरा कार्य लाउरर कैनाल करता है। लाउरर कैनाल में ही जा करके सीरास और पेनिस जो है ओपन हो करके वहाँ पे वो अपने स्पर्म को जो है स्खलित करते हैं और वह सिक्रीशन, और यह स्पर्म को स्खलन के लिए उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि सक्रिय करते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मेलिस ग्लैंड्स, ये पूरे एक्टिव करते हैं निषेचन के लिए। अगर ये ग्लैंड्स नहीं होंगे तो स्पर्म और ओवा जो है निषेचित होने में असमर्थ रहेगा छात्रों। नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। जब बॉडी कपुलेट कर गई तो फर्टिलाइजेशन आराम से जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स आपका निषेचन, और निषेचन में आपके जो हर्माफ्रोडाइटिक बॉडी हमने कहा है तो एक ही बॉडी में लीवर फ्लूइड के एक ही बॉडी में एक लीवर फ्लूइड में दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल आर्गन है, जैसे यहाँ पे एसिटाबुलम सकर्स है तो वहीं पे आपके ये आर्गन्स पाए जाते हैं। और जब ये आर्गन्स अपने बॉडी को फोल्ड करते हैं, क्योंकि जितने भी हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स हैं प्रजनन करते हैं वो अपने बॉडी को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद जो है वह अपने स्पर्म को फीमेल जो है जेनिटल पोर में जो है रिसीव करा देते हैं। तो अब यहाँ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो लीवर फ्लूइड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल जो आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और रेयर केसेस में आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्पर्म रिसीव इन लाउरर कैनाल ड्यूरिंग कपुलेशन इंटर द डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अगर। अब यहाँ लीवर फ्लूइड में जो फर्टिलाइजेशन का स्थान है, जो केंद्र है, वह है ओविडक्ट में जाकर के वह फर्टिलाइज करते हैं। ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइज स्पर्म इंटर द यूट्रस। तो जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे स्पर्म जो है इंटर करता है गर्भाशय और यूट्रस पार्ट में, सेम फ्लूइड थ्रू फीमेल जेनिटल एपर्चर, और उसी तरीके से जो है सेम उसी समान जो है वह जेनिटल एपर्चर एंड पास डाउन द फर्टिलाइज्ड एग्स। और एक लीवर फ्लूइड
आंवला अपनी स्पर्म को दूसरे फ्लूक में जा करके इंटर्ड करा देता है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तो आपको फर्टिलाइजेशन में जो केंद्र है वह आपका ओविडक्ट होता है। छात्रों, ओविडक्ट में यह लीवर फ्लूक अपने स्पर्म को एक तरीके से फर्टिलाइज करता है। तो अगला पॉइंट है कैप्सूल फॉर्मेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कैप्सूल का निर्माण भी होगा। एक्स में जो सेल बनते हैं या कैप्सूल बनता है उसका निर्माण किस तरीके से होगा छात्रों, इसको हम डेफिनेशन लिखे हैं। तो कैप्सूल फॉर्मेशन, ईच फर्टिलाइज्ड एक्स आर जाइगोट इज सराउंडेड बाय योक सेल। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एक्स हैं, जिसको हम जाइगोट का नाम भी दे सकते हैं, कहते भी हैं, तो जो जाइगोट बनता है उसको जो सराउंडिंग किया है वो है योक सेल। क्या किए हैं? सराउंड, जाइगोट इज सराउंडेड बाय योक सेल। जो युग्मनज बना उसको योक सेल बिल्कुल वो सराउंड किए हैं, विच प्रोवाइड योक एंड सेल मटेरियल। वो क्या करते हैं? योक या सेल मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। सेल ग्लोब्यूल ऑफ योक सेल कंटेन प्रोटीन एंड ए फिनाल। जो सेल ग्लोब्यूल है ऑफ योक सेल, जो सेल ग्लोब्यूल योक सेल है वह प्रोटीन और फिनाल से मिलके कंटेन होता है, बना होता है। दिस स्क्लेरोटिन फॉर्म द सेल अराउंड फर्टिलाइज एक्स। जो स्क्लेरोटिन सब्सटेंस है वह फर्टिलाइज एक्स को अराउंड करता है, घेरता है, जिससे वो कैप्सूल का निर्माण कर लेते हैं छात्रों। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कैप्सूल। कैप्सूल, द सेल एग आर टर्म कैप्सूल। जो सेल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। आर सिंपली, जो सिंपल एग्स बन जाते हैं। ए सेल आर कैप्सूल इज येलो आर ब्राउन कलर। जो सेल है, जो सेल आर कैप्सूल है, उसका जो लेयर है, जो परत है, जो कवर है, वह पीला या भूरा कलर के होते हैं और उनका आकार अंडाकार होता है। जो कैप्सूल है उनका जो आकार है वह अंडाकार होता है। इट इज अबाउट 130 माइक्रोन टू 150 माइक्रोन लॉन्ग एंड 60 टू 90 माइक्रोन वाइड। तो छात्रों, जो कैप्सूल बना उसका आकार अंडाकार होता है और वह उसका जो कवर होता है वह भूरा और पीले रंग का होता है। उसकी जो लंबाई है 130 माइक्रोन से 150 माइक्रोन लंबा होता है और 60 माइक्रोन से लेकर के 90 माइक्रोन चौड़ा होता है। तो छात्रों, ये आपके कैप्सूल फॉर्मेशन है और इनमें जो हमने आपको बताया 130 से 150 माइक्रोन लंबा और 60 टू 90 माइक्रोन वाइड चौड़ा। इसको आप जरूर याद रखिएगा अपने दिमाग में कि कैप्सूल फॉर्मेशन होने के बाद जब कैप्सूल का निर्माण होता है, जो नॉर्मली एग्स बन जाते हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनका आकार क्या है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लंबाई 130 माइक्रोन से लेकर के 150 माइक्रोन और चौड़ाई 60 माइक्रोन से लेकर के 90 माइक्रोन होता है छात्रों। नेक्स्ट पार्ट है कि अबाउट 3000 आर मोर सच कैप्सूल में अकर एट ए टाइम इन the uterus of the single fluke. There may be as many as 200 fluke in the liver of one stage. तो छात्रों, 3000 जो कैप्सूल एक्स आपके बनते हैं, इससे अधिक भी कैप्सूल बन सकते। 3000 आर मोर सच कैप्सूल में अकर एट ए टाइम, एक समय में
3000 कैप्सूल का निर्माण हो सकता है फ्लूक इन द लीवर ऑफ वन सीप। तो एक यूट्रस इन टाइम द यूट्रस सिंगल फ्लूक, मतलब कि एक सिंगल फ्लूक में गर्भाशय में 3000 जो है आपके कैप्सूल का फॉर्मेशन कर सकता है। 3000 कैप्सूल वन फ्लूक, एक फ्लूक में 3000 कैप्सूल बनता है, वो भी यूट्रस पार्ट में, गर्भाशय में। यह जो है 3000 कैप्सूल का निर्माण एक समय में करता है, वन टाइम में करता है। देयर में बी as many as 200 फ्लूक इन द लीवर ऑफ वन सीप। एक भेड़ में कम से कम 200 लीवर फ्लूक पाए जाते हैं एक भेड़ में, मतलब वन सीप फाउंड इन 200 जो है फ्लूक, 200 फ्लूक। एक भेड़ के लीवर में कम से कम 200 फ्लूक पाए जाते हैं छात्रों। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कि एक यूट्रस पार्ट, एक भेड़ के यूट्रस पार्ट में 3000 जो है कैप्सूल बनता है, और 3000 कैप्सूल के अलावा एक सीप में जो है आपका लीवर के सीप में, जो लीवर में कम से कम 200 फ्लूक बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इतना होने के बाद जो है फ्लूक इन द लीवर ऑफ वन सीप, इफ ईच फ्लूक प्रोड्यूसेस 5 लाख एग्स, ईच फ्लूक प्रोड्यूसेस 5 लाख एग्स in 10 years, a single infected sheep may disperse 100 million fertile eggs। तो छात्रों, यहाँ पे जो 5 लाख इकाई राय सैकड़ा हजार 10 लाख 5 लाख एक्स 5 लाख एक्स इन 10 ईयर। तो लीवर फ्लूक 10 वर्ष में एक सीप के अंदर 5000 एक्स को पैदा 5 लाख एक्स को यह प्रोड्यूस करता है। इन ए सिंगल इन्फेक्टेड सीप में डिस्पर्स 100 मिलियन फर्टाइल एक्स। उसके बाद कम से कम 100 मिलियन फर्टाइल एक्स भी पैदा करता है, फर्टाइल एक्स भी वो प्रोड्यूस करता है। छात्रों, ये तो हमारे जो लाइफ साइकिल की बात हो रही है कि लाइफ साइकिल के अंदर इतने फर्टाइल एक्स जो है पैदा कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर ये 10 साल में 5 लाख अंडे पैदा कर रहा है, और उसके सापेक्ष एक सिंगल सीप में जो इन्फेक्टेड का दायरा है, जो इन्फेक्शन का दायरा है, वो कम से कम 100 मिलियन फर्टाइल एक्स का वो निर्माण करता है। छात्रों, आप सोचिए, एक छोटा सा फ्लूक जो एक तरीके से हम लोग उसको देख भी नहीं पाते हैं, और एक तरीके से यह भेड़ जब घास को चरती है, घास को ग्रेजिंग करती है, घास को खाती है, उसके दौरान उसके यकृत में जाकर के पहुंचता है। सोचिए कि इनका जो जीवन चक्र है वह 2 पोषक में कंप्लीट कर रहा है, वो 2 होस्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। अब सोचिए कि यह प्राइमरी होस्ट मिल करके एक तरीके से आपका उसके लीवर में जाकर इन्फेक्शन फैला रहा है। इन्फेक्शन फैलाने के बाद आपका जो है वो कम से कम इतना जो है अंडे 10 साल में 5 लाख अंडे प्रोड्यूस कर सकता है। तो 1 साल में कम से कम 2 लाख अंडे पैदा कर रहा है, और 5 साल में 10 लाख, 5 साल में जो है 10 साल में 5 लाख, 1 साल में आपके जो है एक तरीके से 50,000,
तो 50,000 तो इस तरीके से 5 लाख हुआ, सॉरी हमने जो 10 लाख बताया वो गलत है, यहाँ पे 10 एक वर्ष में 50 जो है हज़ार, इसलिए 10 साल में जो है 5 लाख अंडे को प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके साथ साथ 100 जो है मिलियन फर्टाइल एग्स 1 शीप में कर रहा है। तो छात्रों, ये हमारा जो टॉपिक हमने आपको लिया था वो आपके लाइफ साइकिल से है। तो इनमें हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया और लीवर फ्लूक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल के बाद हम आपको अब अगले क्लासेस में हम आपको डेवलपमेंट बताएंगे। अब आप जानते हैं कि अगर डेवलपमेंट अगर शुरू होगा तो वो उसमें आपके डिफरेंट लार्वा बनेंगे और लार्वा के साथ साथ ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट होगा। और ये टॉपिक जो हमारा आज का था वो हमने आपको कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम पे वो आपका डेवलपमेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।